आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर जो कि हमारा पर्यावरण है, चैप्टर नंबर 8, उसमें जो VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का और 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से 5 से 6 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे। उसके बाद आप दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ओजोन क्या है? ओजोन छिद्र कैसे उत्पन्न होता है? तो पहला क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। ओजोन क्या है, यह कैसे उत्पन्न होता है, इस छिद्र को कैसे उत्पन्न होता है, इसी को बारे में आपको लिखना है। तो देखिए, हमने लिखा है कि ओजोन, जिसका सूत्र O3 होता है, कि अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनते हैं। सामान्य ऑक्सीजन के अणु में 2 परमाणु होते हैं। जहाँ ऑक्सीजन सभी प्रकार का वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, वही ओजोन एक घातक विष है। हम लोग O2 जानते हैं, O2 ऑक्सीजन होता है, लेकिन O2 में अगर 3 अणु जोड़ गए ऑक्सीजन का तो यही ओजोन बन जाता है। तो इसी के साथ इसमें बताया गया है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस के रूप में रहता है, जो सभी जीवों के लिए आवश्यक है। सूर्य के प्रकाश में पाया जाने वाला पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाता है। तो इसको हमने अभिक्रिया के माध्यम से यहाँ पर दिखाया है कि जो ऑक्सीजन है O2 के रूप में, जैसे ही सूर्य का पराबैंगनी किरण बनता है तो O2 टूट जाता है O+O में, ऑक्सीजन के अणु में टूट जाता है, और जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में इसका टूटा हुआ परमाणु आता है तो O3 यानी कि ओजोन बना लेता है। इस प्रकार यहाँ पर दिखा दिया गया है। तो आप अभिक्रिया के द्वारा इसे दिखा सकते हैं। जो इसके बाद है कि जो ऑक्सीजन परमाणु से संयुक्त होकर ओजोन बनाता है, जो अभिक्रिया में दिखाया गया है। इसके बाद जो है कि कुछ रसायन जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ओजोन O3 से अभिक्रिया कर आणविक ऑक्सीजन तथा परमाणविक ऑक्सीजन में विघटित कर देते हैं और ओजोन स्तर को अवक्षय कर दे रहे हैं। कुछ सुगंध जैसे कि सेंट, झागदार शेविंग क्रीम, कीटनाशक, गंधहारक जिसको डिटोरेंट बोलते हैं आदि डब्बों में आते हैं और फुहारा या झाग के रूप में निकलते हैं। इन्हें एरोसॉल कहते हैं। जो हम लोग शेविंग क्रीम लगाते हैं, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, वो सब डिब्बे में आते हैं और इन्हीं को एरोसॉल बोला जाता है। इनके उपयोग से वाष्पशील CFC वायुमंडल में पहुंचकर ओजोन स्तर को नष्ट कर देता है। और CFC का व्यापक उपयोग एयर कंडीशनर, जिसके AC बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर, शीतलकों जैसे जेट इंजन, अग्निशामक उपकरणों में आदि में प्रयोग होता है। वैज्ञानिकों के अध्ययन से पता चलता है कि 1980 के बाद ओजोन स्तर में तीव्रता से गिरावट आई है। मतलब कि इसमें बहुत जल्दी तीव्रता से गिरावट आई है। ओजोन के स्तर में इसका छिद्र होने लगा है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में इतनी कमी है कि इससे ओजोन छिद्र की संज्ञा दी जाती है। आपसे ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ सकता है कि कहाँ पर ओजोन छिद्र देखा गया है, तो आप आंसर करेंगे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है वहीं पर ओजोन छिद्र को देखा गया है। ठीक है। इसको सन पूछा गया है, तो सन में अगर आप बता सकते हैं 1980, इस प्रकार इसका राइट आंसर आप दे सकते हैं। इस प्रकार अगर लिखेंगे तो आपको पूरे 5 नंबर एग्जाम में प्रश्न मिल जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 2 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार का होता है? ये भी VVI क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है 2 नंबर में भी और 5 नंबर में भी आ सकता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा है। मतलब सूर्य का प्रकाश है, जिसका प्रवाह सदा एक दिशा में उत्पादकों से विभिन्न पोषक स्तरों तक उत्तरोत्तर ह्रासित होता हुआ प्रवाहित होते रहता है। पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का एक छोटा भाग उत्पादक है, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, भोजन को बनाता है। इस संश्लेषित ऊर्जा में से कुछ का उपयोग कर स्वयं मेटाबॉलिक क्रियाओं के संपादन में तथा कुछ श्वसन क्रिया में ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होकर वातावरण में मुक्त हो जाता है। और जो शेष संचित रासायनिक ऊर्जा जो है हरे पेड़ पौधों में ऊतकों में होती है, जो विभिन्न स्तर के उत्पादकों में चला जाता है। और उनमें भी इसी ऊर्जा का अंश मेटाबॉलिक क्रियाओं में तथा एक अंश ऊर्जा
के रूप में मुक्त हो जाता है। तो इसके बाद अगला इसमें आप लिख सकते हैं कि मेटाबॉलिक क्रिया में मुक्त होकर वातावरण में चला जाता है और इस प्रकार अधिकतम ऊर्जा उत्पादक स्तर पर संचित रहता है और इस ऊर्जा में हर पोषी स्तर पर लिंडमान ने नियम अनुसार उत्तरोत्तर कमी आती है। मतलब लिंडमान ने बताया था कि प्रत्येक पोषी स्तर में ऊर्जा का 10% भाग ही ट्रांसफर हो जाता है। मतलब कि ट्रांसफर होता है ट्रांसफर। लिंडमान ने बताया था कि प्रत्येक सूर्य का जो ऊर्जा सबसे पहले हरे पेड़ पौधे ग्रहण करेंगे तो वो 10% उपयोग कर फिर उसे 10% अगले में स्थानांतरित कर देंगे, फिर इसी प्रकार अगले में। तो लिंडमान ने बताया था कि प्रत्येक पोषी स्तर से ऊर्जा का ट्रांसफर 10% के रूप में होता है। तो वहीं पर यहाँ पे बताया कि आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि लिंडमान ने क्या बताया पोषी स्तर के बारे में। तो लिंडमान ने बताया था कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और ऊर्जा 10% अगले जीवों में स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप कवर कर सकते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता के बारे में समझाएं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो विभिन्न उपभोक्ता होते हैं उनको समझाना है। तो सबसे पहले देखिए कि पारिस्थितिकी तंत्र में होता क्या है। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन यानी कि अपना पोषण के लिए पूर्ण रूप से उत्पादकों अर्थात हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। सभी जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं क्योंकि क्लोरोफिल की इनमें अनुपस्थिति होता है और स्वयं भोजन का संश्लेषण नहीं कर पाते, इसलिए उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक उन्हें बोला जाता है जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, जैसे कि स्वपोषी पौधे। स्वपोषी जितने भी जीव जंतु है वो सभी है स्वपोषी। तो स्वपोषी में सबसे अच्छा है हरा पेड़ पौधा, हरा पेड़ पौधा। इसके बाद शैवाल है, ये सब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। बाकी जो जितने भी जीव बच गए हैं वे सभी आते हैं उत्पादक नहीं उपभोक्ता के रूप में। मतलब उनसे बना हुआ खाना को उनसे लेते हैं। और उपभोक्ताओं को 3 श्रेणी में बांटा गया। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि उपभोक्ता को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 3 वर्गों में कौन कौन हो सकता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता हो सकता है, द्वितीयक हो सकता है और तृतीयक हो जा सकता है। तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में आप लिख सकते हैं कि ऐसे उपभोक्ता जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक अर्थात हरे पेड़ पौधे को खाते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप गाय, भैंस, बकरी इत्यादि आप दे सकते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में आप लिख सकते हैं कुछ मांसाहारी होते हैं और वे शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ताओं को खा लेते हैं। जैसे कि जो मांसाहारी जीव हैं वे शाकाहारी जंतुओं को खा लेते हैं तो उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। उदाहरण के लिए शेर है, बाघ है, कुछ पक्षी भी है, सांप भी है और मेढक भी है। और तृतीयक उपभोक्ता के बारे में आप लिख सकते हैं कि सर्प जब मेढक को खाता है तो वह तृतीय श्रेणी बन जाता है। सर्प जब मेढक को खाएगा तो वह द्वितीयक उपभोक्ता है मेढक। उसको जब सर्प खा लेगा यानी कि सांप खा लेगा तो वह तृतीयक श्रेणी में उपभोक्ता आ जाता है। तो तृतीयक उपभोक्ता सामान्यतः उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं जो दूसरे जंतुओं द्वारा मारे और खाए नहीं जाते हैं। मतलब जैसे कि जिनको लोग दूसरे जीव नहीं मार सकते हैं और नहीं खा सकते हैं, उन्हीं को तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है। जिसमें एग्जाम्पल में आता है शेर, चीता, गीध। इनको लोग कोई भी नहीं मार सकता अन्य जीव, ये दूसरे को मार करके अपना भोजन खाते हैं। इस प्रकार तृतीयक उपभोक्ता में हो सकता है शेर, चीता और गीध। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मांसाहारी जीव और शाकाहारी जीव कौन कौन से उपभोक्ता है। तो जो शाकाहारी जीव है, शाकाहारी, ये होता है प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता। और जो मांसाहारी जीव होते हैं, मांसाहारी, ये द्वितीयक और तृतीयक, ये द्वितीयक और तृतीयक दोनों उपभोक्ता में आते हैं। ये दोनों VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, तो आप इनके बारे में ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगला जो प्रश्न होगा, इसके बाद अगला प्रश्न 3 नंबर तो हो गया ना, 3 नंबर हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र की एक आहार श्रृंखला आपको चित्र की सहायता से बनाकर रेखांकित करना है। तो रेखांकित करना है तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बना दिया है कि सबसे पहले जो सूर्य है, सूर्य को ग्रहण करेगा प्रकाश ऊर्जा के रूप में घास,
जो उत्पादक होगा ये अपना भोजन स्वयं बनाएगा, स्वयं भोजन बनाएगा। उसके बाद घास को खाएगा टिड्डा, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में आएगा। टिड्डा यानी ग्रास ऊपर जिसे बोला जाता है प्राथमिक उपभोक्ता में है। और फिर टिड्डा को खाएगा बैंग यानी कि मेढक। टिड्डा को फिर खाता है मेढक, जो कि द्वितीयक उपभोक्ता में आएगा। और मेढक को फिर खा लेता है सर्प, जो कि तृतीयक उपभोक्ता के रूप में आता है। और सर्प को फिर खा लेता है आपका बाज, जिसको चील बोला जाता है। तो ये इस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र में आप इस प्रकार का बना सकते हैं मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र का रेखांकित चित्र की सहायता से आपको पूछा था, तो आप इस द्वारा कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि किसी भी परितंत्र में अपघटक का क्या कार्य होता है। जो अपघटक होते हैं उनका आपको कार्य बताना है। यदि किसी परितंत्र से अपघटक विलग हो जाएं तो परितंत्र पर क्या असर पड़ेगा, मतलब बताना है आपको कि अपघटक का क्या काम है। अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारे परितंत्र पर इसका क्या असर पड़ेगा। भी यही क्वेश्चन है, आपको इसको लिख करके याद कर लेना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं किसी भी परितंत्र में अपघटक मृत उत्पादक उपभोक्ता का अपघटन करते हैं तथा उनसे उत्पन्न मौलिक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ को वातावरण में पुनः छोड़ देते हैं। कार्बनिक पदार्थ को पुनः वातावरण में छोड़ देते हैं। और यदि किसी परितंत्र में अपघटक को हटा दिया जाए तो मृत पदार्थों की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब बढ़ती चली जाएगी। वायुमंडल में विभिन्न गैसों का चक्रीय परिवर्तन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण गैसों का प्रतिशत मात्रा में कमी आ जाएगी। मतलब कि अगर अपघटक नहीं रहेंगे तो उनमें जो प्रतिशत मात्रा है गैस का वायुमंडल में, इनका बहुत कमी आ जाएगी, जिससे उस परितंत्र में रहने वाले जीवों की कठिनाइयाँ होगी, मतलब उनका अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। तो आप इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगला 6 नंबर प्रश्न है कि परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है। आपको बताना है अपमार्जक कहने का मतलब है जो अपघटन करता है, उन्हीं में जो अपमार्जक आते हैं उनसे आप क्या समझते हैं, उनकी भूमिका को आपको बताना है। तो पौधे और जंतुओं के मृत शरीर तथा जंतुओं का वर्ण पदार्थ, मतलब कि उनका बेकार पदार्थ का जीवाणु और कवकों, देखो यहाँ पर लिखा गया है कि जीवाणु और कवकों के द्वारा अपघटन किया जाता है। अतः जीवाणु और कवक अपघटन करता है या अपमार्जक कहलाते हैं। यहाँ पर आपको बताना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अपमार्जक क्या होते हैं। तो अपमार्जक को आपको बताना है कि जो जीवाणु और कवक होंगे वो अपघटित करते हैं, उन्हीं को अपमार्जक कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव का सवाल भी यहाँ से बन सकता है। ये अपघटन के द्वारा मृत जीवों के शरीर तथा वन्य कहने का मतलब अवांछित पदार्थ में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में तोड़कर मुक्त कर देते हैं। गैसीय तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि वायुमंडल में चले जाते हैं, जबकि अन्य ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं। गैसीय पदार्थ वायुमंडल में चला जाएगा, बाकी जो होगा ठोस पदार्थ वे मिट्टी में मिल जाते हैं या फिर जलमंडल के भाग बन जाते हैं। और जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म उपभोक्ता या सेट्रोट्रॉप भी कहलाते। जीवाणु को आप क्या कह सकते हैं, तो जीवाणु को सूक्ष्म उपभोक्ता आप कह सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में दिया गया है सेप्रोट्रॉप। इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसमें और भी आप लिख सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में के किसी स्तर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं तथा श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर यह तंत्र भली भांति संतुलित रहता है तो कोई भी स्तर कभी समाप्त नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे ही इसका जो पोषी स्तर एक दूसरे से गड़बड़ हो पाएगा, मतलब कि संतुलन बना नहीं पाएगा, तो ये इनका पोषी स्तर भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार इसका आप आंसर लिख सकते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि हमारे द्वारा उत्पादित जैव निम्नीकरणीय कचरे में कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, आपको बताना है। तो हमारे द्वारा जो हम कचरे उत्पादित करते हैं उसे हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। तो पहला वर्ग है जैव निम्नीकृत और दूसरा है अनिम्नीकृत यानी कि अजैव निम्नीकृत। तो इसका बारे में आपको लिखना है, तो आप लिख सकते हैं कि अजैव निम्नीकरणीय कचरे से हमें अति गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। यह अजैव निम्नीकरणीय कचरा वायु, जल, मृदा को प्रदूषित करते हैं। इस परिणाम स्वरूप अनगिनत मक्खियाँ, मच्छर, जीवाणु
अन्य अनेकों सूक्ष्मजीवों के आवास बन जाते हैं, जिससे इन जीवों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इससे मानव तथा अन्य जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग भी फैल जाते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि जल स्रोतों के प्रदूषित होने से जलीय प्राणियों एवं वनस्पतियों के शरीर में जल उपस्थित रसायनों का जमाव हो जाता है। जब मानव इन जलीय पदार्थों यानी पादपों या जंतुओं का भक्षण यानी सेवन करता है तो मानव में अनेक रोगों का जन्म हो जाता है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि इनको हमको साफ सुथरा किस प्रकार से रखना क्यों जरूरी है। इसके बाद जो है कि कुछ भी रसायन जो कि मृदा में मिश्रित होकर उसे विषाक्त कर देते हैं, जो पौधे द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और यह रसायन पादपों के शरीर में एकत्रित हो जाते हैं। जब मनुष्य इन पादपों को प्रयोग अपने खाने में करता है तो सभी रसायन मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं। जब पहुंच जाएंगे तो अनेक प्रकार के रोगों को ये जन्म देंगे, जिससे मनुष्य की कठिनाइयाँ आ जाएगी। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि हमारे द्वारा जो अनिम्नीकृत कचरे हैं इनसे हमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ सामना करनी पड़ सकती है या उत्पन्न हो सकता है। तो हमने आपको बता दिया है, तो आप चाहें तो इसको लिख करके परीक्षा के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें लिख करके ज़रूर याद कर लेंगे। इसके बाद जो 8 नंबर प्रश्न है कि हमारे द्वारा सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो इनका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं, यही आपको बताना है। आपको बताना है कि अगर ये कचरा जैव निम्नीकरणीय हो जाए, सारा कचरा कैसा हो, जैव निम्नीकरणीय है, तो हमारे पर्यावरण पर इसका प्रभाव होगा या नहीं, इसी को आपको बताना है। तो चलिए इसको हम देख रहे हैं। तो आंसर में लिखा जाएगा कि यदि हमारे द्वारा सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो तो हमारे पर्यावरण पर गलत प्रभाव पड़ेगा। जैव निम्नीकरणीय कचरे यानी कि पदार्थ जीवाणुओं, कवक और अनेक सूक्ष्मजीवों द्वारा निम्नीकृत कर लिए जाते हैं। यह सभी जीव इस प्रकार के कचरे को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करके अपनी संख्या में वृद्धि कर लेंगे। कचरे के विश्लेषण में विभिन्न प्रकार की गैसें उत्पन्न होती है जो वायुमंडल में मिलकर उसे प्रदूषित करती है। अतः यह कचरा किसी न किसी प्रकार पर्यावरण को प्रदूषित करने का कारण बन जाता है। किसी न किसी प्रकार से अगर आप केवल जैव निम्नीकरणीय कचरे भी इधर उधर फेंकेंगे तो भी आपके पर्यावरण पर इसका असर पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि आप पर्यावरण में संतुलन बनाकर कोई भी काम करेंगे तो आपके पर्यावरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आपका क्वेश्चन पूछा था कि अगर कचरा सारा का सारा जैव निम्नीकरणीय हो तो हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। तो इसका भी पड़ रहा है हमारे पर्यावरण पर असर, घातक असर पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ही सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय हो जाएगा तो इनको विघटित करने वाला जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे जैव निम्नीकरणीय कचरे को विघटित तो कर देंगे, लेकिन इससे जो विषाक्त मात्रा में गैसें निकलेंगी वो वायुमंडल में चले जाएंगी और उसको प्रदूषित कर देंगे। तो इस प्रकार ये हमारे लिए खतरनाक तो है। इस प्रकार जो इसका आंसर है आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है कि आहार श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। आहार श्रृंखला अगर ये सेपरेट अकेला इस प्रकार से पूछे कि आहार श्रृंखला से आप क्या समझते हैं तो ये 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा, लेकिन अगर इस प्रकार से दे रहा है तो इसका मतलब ये 5 नंबर का हो सकता है। उदाहरण सहित एक आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तर का वर्णन करें। आहार जाल श्रृंखला से किस प्रकार भिन्न है ये भी आपको बताना है। ये पक्का आपका 5 नंबर का प्रश्न है। 5 या 6 नंबर का आपको दीर्घ उत्तरीय के रूप में मिलेगा देखने को एग्जाम में। तो आइए इसको देखते हैं। तो किसी भी परितंत्र में आपको आंसर में लिखा जाना है, तो किसी भी परितंत्र में जीवों की यह श्रृंखला जिसमें भोजन के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह होता है आहार श्रृंखला कहलाता है। आहार श्रृंखला क्या हो जाएगा, तो किसी भी परितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होगा पोषी स्तर में तो उसी श्रृंखला को बोला जाता है आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला इस प्रकार इसका डेफिनेशन आप बता सकते हैं। इसके बाद यह निम्न प्रकार का होता है। वन पारिस्थितिकी तंत्र, घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र इत्यादि भी हो सकते हैं। इस प्रकार कुछ प्राकृतिक भी होते हैं और कुछ मानव निर्मित भी होते हैं। जैसे पार्क हो जाएगा मानव निर्मित, तालाब हो जाएगा, इसके अलावा आपको क्या हो सकता है खेत हो जाएगा। और उसके बाद आप लिख सकते हैं कि एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में घास का भक्षण हिरण करते हैं जिन्हें पुनः बाघ या शेर खाते हैं। यहाँ हिरण प्राथमिक उपभोक्ता एवं बाघ सर्वोच्च उपभोक्ता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र जो वन है, इसमें वन में जो हिरण है ये तो शाकाहारी होगा, तो मतलब ये प्राथमिक होगा फर्स्ट, लेकिन हिरण को फिर शेर खाएगा या बाघ खाएगा तो ये हो जाएगा सेकेंड, यानी
सेकेंड हो सकता है या नहीं तो सर्वोच्च हो सकता है। सर्वोच्च कहने का मतलब जिसको कोई नहीं खा सकता है, बाघ को कोई नहीं खा सकता है, नहीं मार सकता है। इस प्रकार आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपको चित्र के माध्यम से ही बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे तो एक सौर ऊर्जा लेंगे, सूर्य का चित्र बनाएंगे। इसमें आप उत्पादक यानी कि हरे पेड़ पौधे को दिखाएंगे। हरे पेड़ पौधे को कौन खाएगा तो खाएगा यहाँ पर हिरन। फिर हिरन को आपको क्या करना है, हिरन को खा लिया। हिरन को खा लिया कौन तो हिरन को खा लिया बाघ। इस प्रकार से आप यहाँ पर आहार श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चित्र बना चुके हैं तो अगर आपको फिर इसमें और कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि जब एक से ज़्यादा आहार श्रृंखला एक दूसरे से आड़ी तिरछी जुड़ती है तो आहार जाल जैसी संरचना बनाती है, जिसे आहार जाल कहते हैं। देखिए, आपको बताना था कि आहार श्रृंखला आहार जाल से कैसे भिन्न है। तो इसमें हमने बताया कि आहार श्रृंखला जो है तो आहार श्रृंखला में केवल कोशीय स्तर से ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह होता है। एक दिशीय रूप में ऊर्जा का प्रवाह होता है आहार श्रृंखला में। ठीक है, लेकिन जो आहार जाल है तो आहार जाल जो है तो आहार जाल ऐसी संरचना बनाती है जो आड़ी या तिरछी जुड़ाव हो सकता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आहार श्रृंखला है वे एक दूसरे से सीधे में जुड़ रहते हैं, लेकिन जो आहार जाल है ये सीधे ना जा करके तिरछी किसी प्रकार से भी जुड़ सकती है, आड़ी या तिरछी किसी प्रकार से जुड़ सकती हैं। तो आप इसका यहाँ पर भिन्नता भी बता सकते हैं। इसके बाद जो 10 नंबर प्रश्न है, आहार जाल का निर्माण कैसे होता है। देखिए यहाँ पर आहार जाल तो पोषीय स्तर यानी कि आहार श्रृंखला तो ये नहीं है, ये है आहार जाल। आहार जाल है और आहार श्रृंखला इस प्रकार से नहीं था। आहार श्रृंखला में एक के ऊपर एक मतलब कि एक दिशीय रूप में होता था। मतलब अगर यहाँ पर उत्पादक है, पेड़ पौधा है तो पेड़ को खाएगा हिरन, हिरन को खाएगा तुम्हारा बाघ। इस प्रकार से ये एक दिशीय रूप में था। लेकिन जो आहार जाल है देख सकते हैं आप फिगर में कि ये किस प्रकार से हैं, ये सीधी ना होकर के किसी प्रकार से भी आड़ी या तिरछा किसी रूप में भी हो सकते हैं। तो इसको आपको बताना है शब्दों में, पहले आपको लिखना है लैंग्वेज में। यदि आपके पास नॉलेज है लेकिन यदि आपको उसे शब्दों में व्यक्त करना नहीं आता है तो आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको कितना ही नॉलेज क्यों ना हो, यदि आपको शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना नहीं आता है तो आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले शब्द पर कमांड करना होगा, उसे किस प्रकार से दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करें यह तरीका आपको मालूम होना चाहिए। तो 10 नंबर प्रश्न है कि आहार जाल का निर्माण कैसे होता है। तो आहार जाल का निर्माण करने के लिए इसमें आंसर आप लिख सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक साथ कई आहार श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये आहार श्रृंखलाएं हमेशा सीधी न होकर के एक दूसरे से आड़े या तिरछे जुड़कर एक जाल सा बना लेती है। मतलब एक जाल टाइप का संरचना बना लेगी आहार श्रृंखला में। इस जाल को ही आहार जाल कहते हैं। यहाँ पर आपको डिफिनीशन में साफ बता दिया गया है कि ये सीधी ना होती है, ये जाल टाइप संरचना होती है। ऐसा इसलिए कि पारिस्थितिकी तंत्र का एक उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का उपयोग कर पाते हैं। कहने का मतलब क्या है तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मान लीजिए कि आप यहाँ पर कौन है तो आप यहाँ पर ले लीजिए उत्पादक। आने का मतलब यहाँ पर पेड़ को ले लीजिए, तो पेड़ को कौन खा ले सकता है तो पेड़ को आपको मेढक खा सकता है, मेढक को आपको कुछ और जीव खा सकते हैं। इसी प्रकार जो अलग अलग पेड़ है इसको फिर दूसरा जीव खा रहा है, फिर इसी को फिर दूसरा जीव खा रहा है। इसको चूहा भी खा लेता है, इसको रैबिट यानी कि खरगोश भी खा लेगा, इसको हिरन भी खा ले सकता है। खाने का मतलब एक ही चीज़ को अगर बहुत सारे जानवर या चाहे जीव खा ले रहे हैं और इस प्रकार से संरचना बना रहे हैं जाल टाइप, सीधी नजर करके जाल टाइप, तो इसी को बोला जाता है आहार जाल। तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन भी यही है, 2 नंबर का प्रश्न है, आप इसे ज़रूर लिख करके याद कर लेंगे। इसके बाद जो अगला 11 नंबर प्रश्न है, ये भी आपका प्रश्न भी है, ये कचरा प्रबंधन प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, वह आप इसे भी अपने कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे। कचरा प्रबंधन कैसे किया जा सकता है तो आपको इसको आंसर देना है। तो कचरा को एक जगह एकत्रित कर उसका वैज्ञानिक तरीके से समुचित निपटारा करना कचरा प्रबंधन कहलाता है। यहाँ पर आपको पहले ही दे दिया गया इसका डिफिनीशन कि कचरा प्रबंधन क्या है। तो कचरा प्रबंधन वही है जो एक जगह उसे एकत्रित इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उसी को वैज्ञानिक तरीके से निपटारा किया जाता है। समुचित निपटारा करना ही कचरा प्रबंधन कहलाएगा।
भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर कचरों को एकत्र करने के लिए बड़ी बड़ी धानियाँ होती चाहिए। कहने का मतलब अलग अलग सरकार के द्वारा अलग अलग कचरे को निपटान करने के लिए 2 तरह के कचरा बॉक्स का निर्माण किया गया है, एक गीली कचरा के लिए और एक सूखी कचरा के लिए। तो सूखी कचरा जो नीले और पीले रंग के होती हैं, तो इसी प्रकार से बड़ी बड़ी धानियाँ होती हैं, बॉक्स के रूप में आपको समझ लेना है। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि ऐसे अपशिष्ट जिनका पुनः चक्रण संभव है, जिनका पुनः संकरण संभव है, कहने का मतलब जिसे पुनः हम रिसाइकल कर सकते हैं, उन्हें अलग कर अपशिष्टों को इन धानियों में एकत्रित करना चाहिए और जिनका पुनः चक्रण कचरे को लोगों को दे देना चाहिए, जिनका उपयोग फिर से कर सकते हैं। कचरे को एकत्रित कर उसे शहर के बाहर जला देना चाहिए या गड्ढे को भरने के उपयोग में किया जाना चाहिए। ठोस कचरे के अलावा उद्योगों से निष्कासित तरल अपशिष्टों एवं विभिन्न प्रकार के मल जल जो कि पाइपों के द्वारा एक जगह एकत्रित कर समुचित निपटारा किया जाना चाहिए। इसके लिए जीवाणुओं का भी उपयोग होता है, मतलब प्रयोग भी कर सकते हैं आप। इस प्रकार से कचरे का प्रबंधन किया जा सकता है। तो आप इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे तो आपके एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न बनेगा, जो कि आपको पूरा का पूरा मार्क्स देकर जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है 12 नंबर, ये किसी जो परितंत्र के उत्पादक से आप क्या समझते हैं? परितंत्र के उत्पादक से आप क्या समझते हैं या किन किन कारकों पर निर्भर करता है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे भी आप VBI कर सकते हैं, तो इसको भी आप लिख करके याद जरूर करेंगे। तो किसी भी परितंत्र में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की दर परितंत्र की उत्पादकता कहलाती है। कहने का मतलब है कि किसी परितंत्र में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की दर जो होती है परितंत्र की उत्पादकता कहलाती है। उत्पादक नहीं पूछा गया, यहाँ पर आपसे पूछा गया है उत्पादकता। यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर उत्पादक नहीं है, यहाँ पर है उत्पादकता। तो आपको उत्पादक नहीं समझना है, उत्पादकता बोलना है। तो आपको उत्पादकता से होकर इसको ध्यान में रख करके आंसर को लिखना है। तो चलिए, तो यहाँ पर है कि इसे कैलोरी मीटर वर्ष के रूप में व्यक्त करते हैं। कुल उत्पादकता में से कुछ ऊर्जा हरे पौधे के उपचायी क्रियाओं में खर्च हो जाते हैं तथा कुछ रासायनिक जो कि ऊर्जा वातावरण में ऊष्मा के रूप में विमुक्त हो जाते हैं। परितंत्र की उत्पादकता निम्न कारकों पर निर्भर करती है, यह सूर्य की रोशनी, तापमान यानी कि तापक्रम, वर्षा, पोषक पदार्थ की उपलब्धता आदि पर भी निर्भर करते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ जो जैव सहित अजैव मात्रा कहलाती है। कहने का मतलब है कि उत्पादकता को आपको जैव में भी आती है और अजैव में। तो जिनमें प्राण होता है, जो सजीव होते हैं, उन्हें जैव कहा जाता है, जिनमें प्राण नहीं होता है उन्हें अजैव कहा जाता है। तो आप इसे जरूर लिखेंगे, उत्पादकता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा या किसी पोषी स्तर के जीवों के परितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाया संभव है? हटाया जो जाना है ये संभव हो सकता है कि नहीं, ये आपको केवल ऐसा ही पूछ लिया गया, ये आपके क्वेश्चन में नहीं आ पाएगा। इसको आप चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तर के लिए अलग अलग होगा। जैसे कि आपको चित्र के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि जो प्राथमिक, सबसे पहले तो पोषी स्तर में उत्पादक आएगा, उत्पादक से बनेगा प्राथमिक, और प्राथमिक को जो खाएगा उसको द्वितीयक, और द्वितीयक को खा लेता है उसको तृतीयक बोला जाता है। तो आप चित्र के द्वारा इसे बता सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ से आप उत्पादक को ही हटा दें, अगर उत्पादक को हटा देंगे तो क्या ये तीनों पोषी स्तर अगला जो ऊपर में है यह क्या अपना ग्रोथ कर पाएगा? तो इसका आंसर होगा नहीं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि यदि आप किसी पोषी स्तर को हटा दे रहे हैं तो उसके अगले आने वाले जितने भी जीव हैं वे अपना ग्रोथ या वृद्धि विकास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें आंसर आप लिख सकते हैं उत्पादकों को हटाने का प्रभाव यदि उत्पादकों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाए तो सारा परितंत्र ही नष्ट हो जाएगा, तब किसी प्रकार के जीव या जीवन ही गायब हो जाएंगे। कहने का मतलब वही था कि अगर उत्पादक को ही हटा देंगे तो इस प्रकार से पूरा पोषी स्तर ही समाप्त हो जाएगा। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके अलावे आप 2 नंबर में इसे लिख सकते हैं कि शाकाहारियों को हटाने के प्रभाव या प्राथमिक उपभोक्ता को हटाने का प्रभाव शाकाहारियों
को हटाने से उत्पादकों जैसे कि पेड़ पौधे वनस्पतियों के जनन और वृद्धि पर रोक टोक समाप्त हो जाएगी और मांसाहारी भोजन के अभाव में मृत्यु प्राप्त कर पाएंगे। मतलब कहने का मतलब अगर शाकाहारी ही नहीं रहेंगे तो अगला जो मांसाहारी जीव है उसे भोजन कहाँ से मिलेगा। इसे 3 नंबर में आप लिख सकते हैं मांसाहारियों को हटाने का प्रभाव। मांसाहारियों को अगर हटा देंगे तो शाकाहारी की इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी कि क्षेत्र की संपूर्ण वनस्पतियाँ ही समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब एक दूसरे पर आश्रित है। नंबर में उसके बाद 4 नंबर है कि अपघटकों को हटाने का प्रभाव। अपघटकों को हटा देने से मृतकों की अधिकता हो जाएगी, उनसे तरह तरह के जीवाणु के उत्पन्न होने की नई बीमारियां फैलेगी, मिट्टी भी पोषक तत्वों की विहीन हो जाएगी एवं उत्पादक भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार यदि आप अपघटक को भी हटाएंगे तो इसका प्रभाव ही आपको पोषी स्तर पर देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि किसी पोषी स्तर के जीवों को परितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव नहीं है। साफ यहाँ पर लिखा गया है कि संभव जो है नहीं है। अगर हम उत्पादकों को हटाएंगे तो शाकाहारी उनके प्रभाव में अभाव में नष्ट हो जाएंगे व शाकाहारी को न रहने देंगे तो मांसाहारी भी जीवित नहीं रह पाएंगे। यदि हम अपघटकों को हटाने का प्रयास करते हैं तो इनकी वृद्धि के लिए पोषक तत्व ही समाप्त हो जाएंगे, प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं कि हम किसी भी पोषी स्तर को एक दूसरे से समाप्त नहीं कर सकते, नहीं हटा सकते हैं। जैव संहित का पिरामिड को समझाएं। पिरामिड आपसे एग्जाम में पूछता है, VBI क्वेश्चन है। तो पिरामिड क्या होता है, तो देखिए कि किसी परितंत्र के आहार श्रृंखला के पोषी स्तर पर निश्चित समय में पाए गए सभी सदस्यों की जैव मात्रा जैव संहिता का पिरामिड कहलाता है। संहिता का क्या कहलाता है, पिरामिड कहलाती है या बनाती है। जैव संहिता के पिरामिड में ही आधार से शीर्ष की ओर प्रत्येक पोषी स्तर की जैव मात्रा घटती जाती है। यह पिरामिड ऊर्ध्वाधर पिरामिड होती है। जो पिरामिड है, पिरामिड इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से विभिन्न तरह का होगा। इसका सबसे नीचे उत्पादक होगा, उसके बाद प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक विभक्ता लास्ट में अपघटन करता हो जाते हैं। इस प्रकार से इसी को बोला जाता है पिरामिड। तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका अगर आपको फिगर दिखा तो पिरामिड के रूप में आप बता सकते हैं कि सबसे पहले उत्पादक आएगा और उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता आएगा जो शाकाहारी के रूप में होगा, और फिर प्राथमिक उपभोक्ता के बाद द्वितीयक उपभोक्ता जो प्राथमिक मांसाहारी आएगा, और द्वितीयक उपभोक्ता के बाद तृतीयक आएगा जो द्वितीयक मांसाहारी होगा। इसके बाद सर्वोच्च उपभोक्ता आएगा जो कि जिसे हम मार नहीं सकते हैं, जिनका हम सेवन नहीं कर सकते हैं, और इसके बाद आपका पिरामिड के रूप में समाप्त हो जाता है और लास्ट में आपका जो बचेगा वह हो जाएगा अपघटन करता। इस प्रकार से आप पिरामिड के द्वारा इसे आप बता सकते हैं। इसके बाद जो अगला जो प्रश्न है, तो अगला जो प्रश्न है यहाँ पर समाप्त हुआ। तो आपको जरूर बताना है कि आपको यदि इस चैनल से जो हमने क्वेश्चन कराया है आपको अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को घंटी दबाकर प्रेस कर लेना है, ठीक है। बाकी इस चैनल पर आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे जिनसे आपका जो मैट्रिक का एग्ज़ाम है इनसे आपकी तैयारी 100% हो जाएगी, ठीक।